Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter microorganisms, friend and foe. So today we are going to discuss about prevention of diseases spread by mosquitoes. जो मॉस्किटोज डिजीज़ स्प्रेड करते हैं उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मॉस्किटोज मलेरिया और डेंगू स्प्रेड करते हैं. अब उनकी ब्रीडिंग कैसे स्टॉप करें. तो ये बात हम सब जानते हैं कि मॉस्किटोज वाटर में ब्रीड करते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन वाटर में होती है. तो जितना भी ठहरा हुआ पानी होता है घर के आसपास वो सब हमें ड्रेन आउट कर देना चाहिए ताकि मॉस्किटोज उसमें ब्रीड ना कर पाए. हमें कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट्स में वाटर कलेक्ट नहीं करना चाहिए. अपने सराउंडिंग्स को क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए. इस तरह से हम मॉस्किटोज को ब्रीडिंग से रोक सकते हैं. और मॉस्किटोज ही नहीं होंगे तो मलेरिया और डेंगू भी नहीं होगा. हमें अपनी विंडोज़ और डोर्स को पतली लोहे की जाली से कवर कर देना चाहिए ताकि मॉस्किटोज उसमें एंटर ही नहीं कर पाए, हमारे घर में उनके थ्रू एंटर ही नहीं कर पाए. इंसेक्टिसाइड्स का पीरियोडिक स्प्रे करना चाहिए ताकि मॉस्किटोज जो भी हैं उनको किल किया जा सके. पानी के सरफेस पे ऑयल स्प्रे कर देना चाहिए डर्टी वाटर ड्रेन्स में ताकि जो लार्वे होते हैं मॉस्किटोज के, जो अर्ली स्टेजेस होती हैं मॉस्किटोज की, उनको हम किल कर सकें. मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स अप्लाई करनी चाहिए ऑन द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी सोने से पहले ताकि मॉस्किटोज हमें बाइट ना कर पाए. मॉस्किटो रिपेलेंट डिवाइसेस हम यूज़ कर सकते हैं. मॉस्किटोज नेट्स यूज़ करना चाहिए ताकि मॉस्किटोज बाइट्स को हम प्रिवेंट कर सकें. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डिजीज कॉज करता है उसको हम कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. जैसे ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो वो बैक्टीरिया से होती है, इसलिए कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया हो जाता है. तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ह्यूमन डिजीजेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं, उनके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड द जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स ताकि हम उनसे बच सकें. तो सबसे पहले आ जाती है आपकी ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक कॉजेटिव एजेंट उसका एक बैक्टीरिया होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू एयर होता है और पेशेंट को आइसोलेट करके रखना चाहिए. जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं पेशेंट्स के जो यूज़ करते हैं उसको बाकी हेल्दी इंडिविजुअल से अलग रखना चाहिए. और वैक्सीनेशन शुड बी डन एट सुटेबल एज. मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो की बात करें, ये तीनों ही डिजीजेस वायरस से होती हैं और एयर के थ्रू फैलती हैं, थ्रू कॉन्टैक्ट भी फैल सकती हैं. और इसमें भी सेम जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं. पेशेंट को आइसोलेट करना चाहिए, पर्सनल बिलोंगिंग सेपरेट रखनी चाहिए और वैक्सीनेशन सुटेबल एज पर कंप्लीट होना चाहिए. कोलेरा टाइफाइड की बात करें तो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स उसके बैक्टीरिया होते हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका वाटर होता है, फूड भी हो सकता है. इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स हो जाते हैं आपके पर्सनल हाइजीन हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए, गुड सैनिटरी हैबिट प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए, क्लीन एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करना चाहिए. एंड अगेन वैक्सीनेशन शुड बी डन एट प्रॉपर एज. हेपेटाइटिस की बात करें वायरस से होती है, वाटर से फैलती है और क्लीन एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करना चाहिए. अगेन वैक्सीनेशन शुड बी डन. मलेरिया एक उसका पॉजिटिव एजेंट एक प्रोटोजोअन है, मॉस्किटो से फैलता है और वाटर हमें कलेक्ट नहीं रहने देना चाहिए अपने सराउंडिंग्स में ताकि मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को हम, उनके मल्टीप्लिकेशन को हम प्रिवेंट कर सकें. इंसेक्टिसाइड्स का पीरियोडिक स्प्रे करना चाहिए ताकि हम मॉस्किटोज को किल कर सकें. हमें फाइन वायर मैश डोर्स एंड विंडोज में लगा देनी चाहिए ताकि मॉस्किटोज को घर में आने से हम रोक सकें. मॉस्किटो नेट्स को यूज़ करना चाहिए ताकि मॉस्किटो बाइट्स को हम प्रिवेंट कर सकें. मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स एंड डिवाइसेस को यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है आपका डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स. एनिमल्स में बाकी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं. अब जैसे बाकी एनिमल्स हैं जैसे काउ, बफेलो, शीप, गोट, पोल्ट्री, बर्ड्स, इनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीजेस कॉज करते हैं जैसे फुट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स एंड एस्परजिलोसिस. फुट एंड माउथ डिजीज़ की बात करें तो ये कैटल्स में बहुत ज़्यादा होती है और वायरस से होती है. फुट एंड माउथ डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ ऑफ एनिमल्स है और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वायरस है. जो कैटल को ये डिजीज़ हो जाती है उनको ब्लिस्टर्स हो जाते हैं ऑन फीट एंड माउथ. नेक्स्ट आ जाता है आपका एंथ्रेक्स. एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस डिजीज़ ऑफ एनिमल्स और ये भी कैटल में हो सकती है लेकिन ये बैक्टीरियम से होती है. इसका बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस.
और इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट कॉच ने 1876 में। एस्परजिलोसिस की बात करें तो ये एनिमल्स की डिजीज़ है और सबसे ज़्यादा देखी जाती है पोल्ट्री बर्ड्स में, जो कि फंगस से होती है। ये एक फंगल डिजीज़ ऑफ एनिमल्स है और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक फंगस होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। जैसे ह्यूमन बींग्स और बाकी एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसी तरह से प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। जैसे हमारे प्लांट्स हैं वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, बाकी और प्लांट्स जो होते हैं इनमें भी डिजीजेस हो जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। जैसे रस्ट ऑफ वीट हो जाता है, सिट्रस कैंकर हो जाता है, या फिर येलो वीन मोज़ेक ऑफ भिंडी, जिसको हम ओकरा भी बोलते हैं। प्लांट डिजीज जो होती है रस्ट ऑफ वीट, ये फंगस से होती है और इसका जो पॉजिटिव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये फंगस है और ये एयर और सीड्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। इसका मतलब ये हो गया द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रस्ट ऑफ वीट डिजीज आर एयर एंड सीड्स, और ये वीट प्लांट्स में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। CB से आप याद कर सकते हैं, C फॉर सिट्रस एंड कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। So the causative microorganism of citrus canker is bacteria. Citrus canker disease transmit होती है through air। इसका मतलब ये हो गया कि जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाता है वो एयर हो जाता है। और सिट्रस कैंकर सिट्रस ट्रीज में ज़्यादा होती है, जैसे लेमन, लाइम, ऑरेंज एक्सेट्रा। एक प्लांट डिजीज होती है येलो वीन मोज़ेक ऑफ भिंडी और ओकरा, ये वायरस से होती है। V फॉर वीन एंड V फॉर वायरस, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। और ये इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ येलो वीन मोज़ेक ऑफ भिंडी डिजीज़ है ये है आपका इंसेक्ट्स। जो डिजीजेज ऑफ प्लांट्स होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं, इससे क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी क्रॉप की यील्ड है वो कम हो जाती है, क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो वो खाने लायक स्थिति में वो क्रॉप्स नहीं रह जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो प्लांट डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर उन इंसेक्ट्स को जो ट्रांसमिट कर देती हैं। सो नेक्स्ट हम जानेंगे फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है? अगर हम फूड को कवर करके नहीं रखेंगे, स्टोर करके प्रॉपर्ली नहीं रखेंगे या प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे, तो वो स्पॉइल हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो हो सकते हैं आपके बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड पर ग्रो करते हैं वो कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस या पॉइजनस सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस कर देते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। इस तरह से फूड जो स्पॉइल हो जाता है, एक तो उसकी स्मेल बहुत ख़राब हो जाती है, उसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इस तरह का फूड अगर हम खा लें तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ये डिजीज़ होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द फूड, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन फूड, जो कि बनते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसको हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग होती है ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसके सिम्टम्स होते हैं आपके वॉमिटिंग, डायरिया, जिसको हम लूज मोशंस भी कह सकते हैं, पेन इन एब्डोमेन, हेडेक एंड फीवर। फूड पॉइजनिंग से क्या होता है, सीरियस इलनेस भी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, वो फूड में आते हैं फ्रॉम एयर, डर्टी हैंड से आ सकते हैं, अनक्लीन फूड कंटेनर से आ सकते हैं, फ्लाइज से आ सकते हैं, कॉकरोचेस से आ सकते हैं, इंसेक्ट्स, रैट्स और सिक एंड फार्म एनिमल्स। तो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके साल्मोनेला एंड क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। एक एग्जाम्पल फंगस का भी होता है जो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, उसको हम कहते हैं एस्परजिलस। तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड जो होता है वो है केमिकल चेंज। फूड बहुत ही प्रेशियस मटेरियल है, उसको स्पॉइल नहीं होने देना चाहिए, यूजलेस हो जाता है और फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकता है। तो अब हम जानेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के मेथड्स। तो फूड मटेरियल्स जो होते हैं जैसे मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, कुक्ड फूड बहुत इजीली स्पॉइल्ड हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है
जिसकी वजह से फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो आसानी से कर जाते हैं। तो हम स्पॉइलेज को और कंटेमिनेशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कुछ फूड मटेरियल्स होते हैं जैसे मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, कुक्ड फूड, इन सबको हम बहुत ही आसानी से इनका स्पॉइलेज या कंटेमिनेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। The process in which food materials are given a suitable physical and chemical treatment to prevent their spoilage is called food preservation. कुछ मेथड्स होते हैं आपके फूड प्रिजर्वेशन के, जैसे सन ड्राइंग हो जाता है या डिहाइड्रेशन, हीटिंग हो सकता है, कूलिंग हो सकता है या रेफ्रिजरेशन भी कह सकते हैं, डीप फ्रीज कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, शुगर ऐड कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ऐड कर सकते हैं, विनेगर यूज़ कर सकते हैं या स्पेशल केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर सकते हैं जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट या सिट्रिक एसिड। पास्चराइजेशन कर सकते हैं या हम एयर टाइट पैकेट्स में फूड को पैक भी कर सकते हैं। तो जो मेथड हम अप्लाई करते हैं फॉर फूड प्रिजर्वेशन वो डिपेंड करता है आपका फूड मटेरियल का नेचर क्या है। कई तरह के फूड्स हम प्रिजर्व करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। तो कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय सन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। सो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन का मतलब ये हो जाता है कि आपने फूड मटेरियल से पानी को रिमूव कर दिया जिसको हमें प्रिजर्व करना है। सन ड्राइंग या डिहाइड्रेशन से क्या होता है, उसका वाटर कंटेंट कम हो जाता है, मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है फूड मटेरियल्स का और वो ड्राई हो जाते हैं। तो जब मॉइस्चर ही नहीं रहता तो खाना आसानी से स्पॉइल नहीं होता, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को स्पॉइल करते हैं वो ड्राई फूड में ग्रो नहीं कर सकते। तो कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जैसे स्पाइनच, पालक, मेथी, कॉलीफ्लावर, पीस, इनको हम घरों में प्रिजर्व करते हैं बाय द सन ड्राइंग मेथड। इन ड्राइंग फूड्स को हम सेफली बहुत ही लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रेप्स को भी हम प्रिजर्व करते हैं बाय ड्राइंग टू मेक रेजिन्स। रेजिन्स होते हैं आपके किशमिश को भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग। हीटिंग से क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके किल हो जाते हैं और आपका फूड स्पॉइलेज से बच जाता है। तो कुछ फूड ऐसे होते हैं कि जस्ट आप हीट करके आप उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे मिल्क को हम बॉईल करते हैं ताकि वो स्पॉइल ना हो। जब हम मिल्क को हीट करते हैं ड्यूरिंग बॉइलिंग तो जो फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया है उसमें वो किल्ड हो जाते हैं। तो जो बॉइल्ड मिल्क है वो ज़्यादा लंबे समय तक सही रहता है और जल्दी ही खट्टा नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग और रेफ्रिजरेशन। लो टेम्परेचर से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया है वो आसानी से ग्रो नहीं कर पाते, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते ज़्यादा लो टेम्परेचर पर। तो जो फूड को हम ठंडी जगह पर रखते हैं लाइक रेफ्रिजरेटर, फूड आसानी से स्पॉइल नहीं होता। हम देखते भी हैं कि जब समर सीजन होता है फूड बहुत जल्दी स्पॉइल्ड हो जाता है, लेकिन विंटर सीजन में आसानी से स्पॉइल्ड नहीं होता, ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश रहता है। तो फूड मटेरियल हैं जैसे मिल्क या नीडेड फ्लो, जैसे आटा होता है, कुक्ड फूड है, कुक्ड वेजिटेबल्स, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनको अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वो जल्दी स्पॉइल्ड नहीं होते। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।